दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष। वर्ष 2023 में भारत ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलनों में हिस्सेदारी की, जो उसके बढ़ते हुए वैश्विक कद को प्रतिबिंबित करती है। वर्ष 2023 के में प्रमुख वैश्विक शिखर सम्मेलन कौन से हैं, जिनमें भारत की बढ़ती भागीदारी ने उसके बढ़ते वैश्विक कद को प्रतिबिंबित किया है? आज इन फोकस में इसी पर चर्चा करेंगे। इसलिए इन फोकस में आज हमारे टॉपिक का नाम होगा प्रमुख शिखर सम्मेलन वर्ष 2023, जिन्होंने भारत की बढ़ती ताकत को दर्शाया। सबसे पहले देखते हैं कि इस टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के क्या पक्ष होंगे। सबसे पहले हमने उस खबर को जान लिया है जिसके कारण ये पूरा टॉपिक चर्चा में आ जाता है। आप जानते हैं वर्ष 2023 समाप्त होने को है, इसलिए वर्ष 2023 के उन प्रमुख सम्मेलनों, खासतौर से शिखर सम्मेलनों की चर्चा जिन्होंने भारत के वैश्विक कद को बढ़ाया है, लाजमी हो जाती है और इसीलिए आज ये टॉपिक चुना गया है। इसके बाद हम उन 5 प्रमुख शिखर सम्मेलनों को देखेंगे जिनसे भारत के वैश्विक कद में बढ़ोतरी हुई है वर्ष 2023 में। सबसे पहले चर्चा G20 शिखर सम्मेलन की होगी। इसके बाद हम ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की चर्चा करेंगे, जो जनवरी 2023 में सबसे पहले प्रारूप में हमारे सामने आया। इसके बाद हम शंघाई सहयोग संगठन, जो एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि क्षेत्रीय संगठन को प्रतिबिंबित करता है, इसमें भारत की भागीदारी ने किस तरह से उसके कद को बढ़ाया है। इसी तरह से G7 शिखर सम्मेलन में भारत उन 8 देशों में शामिल था जो G7 आउटरीच समिट में शामिल हुए। तो इस आउटरीच समिट में शामिल होना भारत के वैश्विक कद को किस तरह से दिखाता है, उस पर चर्चा करेंगे। और अंत में एक और सेक्शन होगा जो क्वाड शिखर सम्मेलन से संबंधित होगा, जो क्षेत्रीय रणनीतिक संबंधों को, खासतौर से इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक संबंधों को परिभाषित करने के अंतर्गत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है ये आईएएस की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से जुड़ा हुआ है। उसके अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंड या अंतर्राष्ट्रीय संगठन खंड से जोड़ करके आप उसे देख सकते हैं। तो सबसे पहली बात करेंगे G20 शिखर सम्मेलन की। आप जैसा कि जानते हैं G20 शिखर सम्मेलन की जो सामान्यतः शुरुआत हुई थी वो 1999 से हुई थी, लेकिन इसका जो शिखर सम्मेलन यानी लीडर समिट की शुरुआत हुई वो वर्ष 2007-8 के वैश्विक वित्तीय संकट के बाद शुरू हुई और 2008 से इसके वैश्विक शिखर सम्मेलनों की शुरुआत हुई। इस बार का जो वैश्विक शिखर सम्मेलन है वो 9 से 10 सितंबर भारत में संपन्न हुआ था और इसलिए भारत के सामने अपनी अध्यक्षता में अपने आप को प्रस्तुत करना, एक वैश्विक लीडर के रूप में प्रस्तुत करना G20 शिखर सम्मेलन के माध्यम से एक प्रमुख चुनौती थी। भारत ने इसमें कई तरह की सफलताएं हासिल की हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ग्लोबल साउथ यानी विषुवत रेखा के सामान्यतः दक्षिण में पड़ने वाले देश, चाहे वो लातिनी अमेरिका के हों, चाहे अफ्रीकी महाद्वीप के हों और चाहे एशिया के हों, उन देशों का, खासतौर से विकासशील देश हैं, उन देशों का वैश्विक स्तर पर, वैश्विक मंच पर प्रतिनिधित्व करने वाले एक प्रमुख देश के रूप में भारत उभरा है। और इसीलिए G20 शिखर सम्मेलन सितंबर में जो भारत में हुआ, इसमें भारत की एक प्रमुख सफलता ये रही कि उसने 55 देशों के अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल कराया। इससे ये पता चलता है कि किस प्रकार से भारत विकासशील देशों के और खासतौर से ग्लोबल साउथ के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले देशों के रूप में प्रमुख रूप से उभरा है। इसी तरह से एक महत्वपूर्ण सफलता भारत की G20 शिखर सम्मेलन की ये रही कि उसने एक ऐसे घोषणा पत्र, डिक्लेरेशन को सामने लाया जिस पर सभी की सहमति थी। इस शिखर सम्मेलन की शुरुआत से पहले लगातार इस बात पर आशंका जताई जा रही थी कि रूस यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में और साथ ही जलवायु परिवर्तन को लेकर के जो कुछ असहमति है, उसके कारण बहुत मुश्किल होगा कि किसी भी घोषणा पत्र पर सर्वसम्मति हासिल की जा सके। लेकिन भारत ने अपनी शब्दावली को इस प्रकार से नियोजित किया कि सभी देश एक सामान्य घोषणा पत्र पर सहमत हुए और ये घोषणा पत्र जारी हुआ। ये भारत की एक बहुत बड़ी सफलता थी। इसी के साथ भारत और यूरोप के मध्य एक बेहतर कनेक्टिविटी, रेल और पोर्ट लिंक के माध्यम से स्थापित करने वाला, जो मध्य पूर्व से, खासतौर से जिसमें सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात की भागीदारी स्थापित हो, ऐसा एक गलियारा स्थापित करने पर सहमति बनी।
भारत मध्य पूर्व और यूरोप मेगा आर्थिक गलियारे के माध्यम से, और इस गलियारे को वस्तुतः चीन की पहल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के एक विकल्प के रूप में भी देखा जा रहा है कि किस प्रकार से ये सभी देश मिलकर के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को रणनीतिक रूप से चुनौती देना चाहते हैं। इन सभी मुद्दों पर सहमति बनने के कारण और भारत G20 शिखर सम्मेलन में अपने आप को एक वैश्विक नेता के रूप में प्रस्तुत करने में सक्षम हुआ। इसी तरह से एक महत्वपूर्ण समिट ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन इस वर्ष 2023 में संपन्न हुई। इसका पहला वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट सम्मेलन जनवरी में हुआ और 17 नवंबर को इसका वर्चुअल फॉर्म में दूसरा सम्मेलन हुआ, वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन। यानी कुल मिलाकर के वर्ष 2023 में 2 शिखर सम्मेलन हुए और इन पर विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। ग्लोबल साउथ के वैश्विक हितों को, एक सामूहिक हितों को वैश्विक मंचों पर किस तरह से प्रस्तुत करना है, साथ ही दक्षिण ग्लोबल साउथ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभाव किस तरह से पड़ सकता है, उस पर विचार विमर्श करना, और इसके साथ ही एक ऐसे मंच के रूप में ग्लोबल साउथ को विकसित करना वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट के माध्यम से, जो इन सभी देशों के सामूहिक हितों को रिप्रेजेंट कर सके, उनका प्रतिनिधित्व कर सके। यानी एक नए संस्थागत मंच की स्थापना का संकेत इस वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट के माध्यम से, वोग्स के माध्यम से दिया गया। यह भारत की एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे पहले भी भारत विकासशील देशों का अन्य मंचों के माध्यम से प्रतिनिधित्व करता रहा है और इसके अंतर्गत भारत की एक बहुत बड़ी पहल नैम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन के रूप में 1961 के रूप में रही है, जिसमें भारत ने विभिन्न विकासशील देशों जो 1940 और 1950 के दशक में औपनिवेशिक शासन से अभी अभी स्वतंत्र हुए थे, उन देशों के एक समूह के माध्यम से और शीत युद्ध की राजनीति से अलग रह करके अपने आर्थिक हितों को नियोजित करने के रूप में विकसित किया था इस संगठन को। तो भारत ने 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इस संगठन के नेतृत्व में प्रमुख भूमिका निभाई और इसी प्रकार से 135 देशों का समूह G77 के माध्यम से भी भारत ने इसमें विकासशील देशों का नेतृत्व करने की कोशिश की, ताकि G77 के माध्यम से एक सामूहिक आर्थिक हितों को आगे बढ़ाया जा सके और खास तौर से यूनाइटेड नेशंस के मंच पर, संयुक्त राष्ट्र के मंच पर अपना प्रतिनिधित्व वस्तुतः अपनी बातों को सही रूप में, सामूहिक रूप से प्रस्तुत किया जा सके। लेकिन हाल ही में गुट निरपेक्ष आंदोलन की अप्रासंगिकता और इसी तरह से G77 जिसमें 135 विकासशील देश शामिल हैं, उसमें कई प्रकार के सुधारों की आवश्यकता की पूर्ति न होने के कारण और इन संगठनों की अप्रासंगिकता के कारण 21वीं सदी के अनुरूप, उसकी जरूरतों के अनुरूप, उसकी आकांक्षाओं के अनुरूप एक संस्थागत मंच की आवश्यकता महसूस हो रही थी और इसलिए ये एक उपयुक्त रास्ता है वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट के माध्यम से, जहां भारत विकासशील देशों के प्रति मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठा सकता है, उनका प्रतिनिधित्व कर सकता है और उनकी आवाज बन सकता है। इसमें एक महत्वपूर्ण पहल यह की गई कि दक्षिण नाम से एक ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की गई, जो एक थिंक टैंक और ज्ञान भंडार के रूप में कार्य करेगा। यह एक महत्वपूर्ण समिट थी। इसी प्रकार से संघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन, जिसकी शुरुआत वर्ष 2001 से हुई थी और इसमें मुख्यतः जब इसकी शुरुआत हुई तो 6 देश शामिल थे, जिसमें से प्रमुख देश चीन और रशिया थे। इसके अलावा मध्य एशियाई 4 देश कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये 4 देश शामिल थे। इसके बाद इसमें भारत शामिल हुआ, फिर पाकिस्तान शामिल हुआ और अब संभावना है कि अगली समिट से ईरान भी इसमें शामिल हो जाएगा। वर्तमान में ये 8 देशों का एक महत्वपूर्ण समूह है। आप इसको राजनीतिक, आर्थिक, वाणिज्यिक और कई बार इसको सैनिक संगठन के रूप में भी परिभाषित कर दिया जाता है, इसके रणनीतिक महत्व को देखते हुए। इसकी समिट भी इस बार भारत में ही होनी थी, लेकिन अंत में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया कि इसकी जो समिट होगी वो वर्चुअल रूप में होगी। तो इसकी वर्चुअल रूप में 2023 में भारत में समिट हुई और इसमें भारत में चीन और पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्षों के सामने और उनकी सरकार के प्रमुखों के सामने
आतंकवाद, खासतौर से सीमा पार आतंकवाद और क्षेत्रीय अखंडता के मुद्दों को उठाया। ये दोनों मुद्दे विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं पाकिस्तान और चीन के संदर्भ में। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि आतंकवाद, सीमा पार आतंकवाद का मुद्दा पाकिस्तान से जुड़ता है और उसी प्रकार से संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का मुद्दा सीधे तौर से चीन से जुड़ता है, क्योंकि चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक हिस्सा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो पोक एरिया, जिसको तथाकथित पोक एरिया कहा जाता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहा जाता है, उससे गुजर रहा है, जिसे भारत अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता पर हमले के रूप में स्वीकार करता है। इसी तरह से जो संघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन हुआ, इसमें नई दिल्ली घोषणा पत्र स्वीकार किया गया, डिक्लेरेशन स्वीकार किया गया और भारत द्वारा बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के समर्थन का जो पैरा था वो हटा दिया गया। ये भारत के उसी रुख के समान है जिस प्रकार से वर्ष 2022 के समरकंद शिखर सम्मेलन में भी भारत ने अपने इसी दृष्टिकोण को प्रदर्शित किया था। इसी प्रकार से चीन के प्रभाव से युक्त एससीओ आर्थिक विकास रणनीति का भी समर्थन करने से भारत ने इसके अंतर्गत अब परहेज किया और कई मुद्दों का समाधान संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों कई मुद्दों के समाधान के लिए संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। वे कौन कौन से मुद्दे हैं? वे मुद्दे हैं धार्मिक असहिष्णुता, आक्रामक राष्ट्रवाद, जातीय नस्लीय भेदभाव, अंधराष्ट्रवाद, फांसीवाद जैसे मुद्दों के समाधान के लिए और आतंकवाद जैसे मुद्दों के समाधान के लिए संयुक्त समन्वित प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। उसी प्रकार से सभी क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के समाधान के लिए संवाद और परामर्श के माध्यम से समाधान की बात कही। और इसमें एक महत्वपूर्ण जो इस शिखर सम्मेलन के आयोजन से बात निकल करके आई कि भारत ने विदेश नीति के मामले में विदेश नीति को निर्धारित करने के अंतर्गत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखा है। रणनीतिक स्वायत्तता को किस प्रकार से बनाए रखा है? जैसे जिस प्रकार से भारत क्वाड के माध्यम से, क्वाड संगठन के माध्यम से या G7 आउटरीच संगठन के माध्यम से पश्चिमी देशों से जुड़ा हुआ है, उसी प्रकार से भारत अन्य विकल्पों पर भी एससीओ के माध्यम से चीन और रशिया जैसे देशों से भी अपने संबंध स्थापित किए हुए हैं, ताकि किसी भी समस्या के समाधान के लिए भारत अन्य इस तरह के संगठनों का भी प्रयोग कर सके। तो ये एक महत्वपूर्ण रणनीतिक स्वायत्तता को प्रदर्शित करते हैं। साथ ही साथ ऐसे देशों के ऐसे अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलनों में शामिल होना जो पश्चिमी देशों की प्रमुखता वाले हैं और उसी प्रकार से चीन और रशिया की भागीदारी वाले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना वस्तुतः रणनीतिक स्वायत्तता को प्रदर्शित करते हैं। G7 शिखर सम्मेलन जो विश्व के सबसे अधिक विकसित राष्ट्रों के एक शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है और इसमें अमेरिका, कनाडा, इटली, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस और जापान जैसे देश शामिल हैं। इसका भी शिखर सम्मेलन इस बार जापान के हिरोशिमा में हुआ 19 से 21 मई 2023 को। और G7 शिखर सम्मेलन में कई तरह के मुद्दों पर प्रकाश डाला गया और उन मुद्दों की पुष्टि की गई कि हम इन मुद्दों पर एक स्पष्ट रुख अपनाएंगे, जैसे रूस यूक्रेन युद्ध, इंडो पैसिफिक, हिंद प्रशांत महासागर में खुले और स्वतंत्र रूप से आवागमन, नौवहन संचालन का, उसी तरह से जलवायु परिवर्तन, आर्थिक सुरक्षा, आर्थिक लचीलापन, ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा के साथ साथ एक खतरे के रूप में चीन को स्वीकार किया गया और म्यांमार जैसे क्षेत्रीय मुद्दों पर भी एक बातचीत इसके अंतर्गत हुई। इसके साथ साथ G7 ने एक और समिट की जिसको G7 आउटरीच समिट कहा जाता है और इसमें G7 के अलावा 8 देशों को शामिल किया गया, जिसमें भारत ने भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। और इसमें कई तरह के सत्र आयोजित किए गए जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री ने अपना पक्ष रखा। जैसे किस तरह के सत्र आयोजित किए? एकाधिक संकटों को संबोधित करना, एक सत्र इस तरह का था। एक सत्र था लचीला एवं टिकाऊ ग्रह, यानी लचीला फ्लेक्सिबल एंड सस्टेनेबल प्लेनेट। इसी तरह से शांतिपूर्ण, स्थिर एवं समृद्ध विश्व सत्र का भी आयोजन किया गया, जिसमें भारत ने तरह तरह के वैश्विक मुद्दों के समाधान के लिए अपना दृष्टिकोण रखा, जैसे समावेशी खाद्य प्रणाली, उर्वरक आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करना, वैश्विक खेती के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना जैसे मुद्दों को, एकाधिक संकटों को संबोधित करना जैसे सत्र में प्रस्तुत किया गया। इसी प्रकार से टिकाऊ खेती को किस तरह से बढ़ावा दिया जा सकता है, बाजरे की खेती को
किस तरह से बढ़ावा दिया जा सकता है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र का वर्ष 2023 का जो वर्ष है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के रूप में मनाया गया। तो बाजरा किस प्रकार से पोषण, जलवायु परिवर्तन और जल संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, उस दृष्टिकोण को इस सत्र के अंतर्गत भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा रखा गया। इसी प्रकार से लचीली स्वास्थ्य सेवा की प्राथमिकता को भी प्रदर्शित किया गया और एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य जैसी संकल्पना को भी महत्वपूर्ण रूप से प्रस्तुत किया गया। लचीला एवं टिकाऊ ग्रह सत्र के अंतर्गत किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन जैसी पहलों के माध्यम से और भारत और नेट जीरो टारगेट के माध्यम से भारत किस तरह से एक लचीले और टिकाऊ ग्रह के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, और उसी प्रकार से वैश्विक प्रयासों को भी संयोजित किया जाना चाहिए, इस दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया गया। इसी तरह से शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध विश्व के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में किस तरह के सुधारों की आवश्यकता है, उस दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया गया। और उन सुधारों में ग्लोबल साउथ के साथ साथ विकासशील देशों की आवाज का, उनके मुद्दों का प्रतिनिधित्व किस प्रकार से होना चाहिए और इन मुद्दों के प्रतिनिधित्व के लिए सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया गया। इसी तरह से एक और महत्वपूर्ण संगठन हुआ क्वाड शिखर सम्मेलन, जो हिरोशिमा G7 की जो बैठक हिरोशिमा में हो रही थी, उसी दौरान 20 मई 2023 को हिरोशिमा बैठक में संपन्न हुआ। और इसमें आप जानते हैं क्वाड संगठन के अंतर्गत भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका चार देशों का एक रणनीतिक संगठन है। और ये खास तौर से इंडो पैसिफिक क्षेत्र, हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र की स्थिरता, उसके खुलेपन और उसमें स्वतंत्र नौवहन प्रणाली को विकसित करने और उसको बनाए रखने के मुद्दे का समर्थन करता है। और इसी को ध्यान में रखते हुए इसका विजन स्टेटमेंट प्रस्तुत हुआ, जिसमें इंडो पैसिफिक के लिए स्थायी भागीदार जैसे मुद्दों को प्रस्तुत किया गया कि किस प्रकार से हिंद प्रशांत महासागर के क्षेत्र को एक स्वतंत्र क्षेत्र बनाए रखा जा सके, एक स्थायी क्षेत्र, एक सुरक्षित क्षेत्र बनाए रखा जा सके, ताकि वहां पर एक सुरक्षित नौवहन संचालन सुगम रूप से, सुचारू रूप से लगातार चलता रहे। इस मुद्दे पर चर्चा हुई। इसी तरह से बहुपक्षीय प्रणाली को मजबूत करना और सुधार प्रयासों को जारी रखने पर ये सभी देश सहमत हुए। बहुपक्षीय प्रणाली को मजबूत करने के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, खासतौर से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में विकासशील देशों की भागीदारी, न केवल स्थायी सदस्यों की संख्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बढ़ाना, बल्कि गैर स्थायी सदस्यों में भी विकासशील देशों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना, इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण रूप से यह विचार प्रस्तुत किया गया। यानी सुधार प्रयासों को व्यापक तौर पर जारी रखने पर ये सभी देश सहमत हुए। साथ ही भारतीय प्रधानमंत्री ने वर्ष 2024 के क्वाड शिखर सम्मेलन जो भारत में होना है, उसके लिए इन सभी देश के नेताओं को आमंत्रित भी किया। यानी भारत पिछले वर्ष 2023 में किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलनों में उसकी महत्वपूर्ण भागीदारी रही, उस भागीदारी की आने वाले वर्ष 2024 में भी संभावना है। और भारत अपने हितों के साथ साथ ग्लोबल साउथ के हितों को प्रतिनिधित्व करने वाला एक महत्वपूर्ण देश वर्ष 2024 और उससे आने वाले समय में भी उभरने वाला है। ये सारी चीजें इसी बात को प्रतिबिंबित करती हैं। अंत में इस टॉपिक से संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न क्या है? G20 शिखर सम्मेलन 2023 में किसे G20 के नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया? आपके ऑप्शंस हैं दक्षिण अमेरिकी संघ, अफ्रीकी संघ, आसियान या बिम्स्टेक। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। आप में से कुछ स्टूडेंट्स लगातार इस बात की डिमांड कर रहे थे कि हमें जो भी प्रोग्राम होता है उसका PDF फाइल मिलना चाहिए। आप देख रहे होंगे कि लगातार दृष्टि IAS इन फोकस के टेलीग्राम चैनल पर आपको PDF फाइल मिल रहा है, तो इस प्रोग्राम की भी PDF फाइल आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।